विशाल जोर जोर से अपनी माँ कावेरी जी को जलीकट्टी सुनाता जा रहा था और बेचारी कावेरी जी अपनी चारपाई पर बैठी आंखों में आंसू लिए बेटे की बातों को सुनती जा रही थी। बेटे की बात सुनकर कावेरी जी का कलेजा फटा जा रहा था। माँ, पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते कि जब जी चाहे तोड़ लो। समझी आप? दिन रात मेहनत करता हूँ तब जाकर पैसा कमाता हूँ, पर आपका क्या, आप तो जुबान हिला देती हो। आज मेरी दवाई ख़त्म हो गई, आज मेरा चश्मा टूट गया, बस यही सब लगा रहता है आपका। बेटा, अब बुढ़ापे में तेरे सिवा कौन है मेरा? बुढ़ापे में मेरी ज़रूरतें तू पूरी नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैंने और तेरे पिताजी ने क्या कुछ नहीं किया। कैसे तेरे पिताजी दूसरों के खेत जोतते थे, रात दिन पसीना बहाकर ट्रैक्टर चलाते थे, जब जाकर एक एक पाई जोड़ते और तेरी पढ़ाई में लगाते। हमने अपने खर्चों में कमी की, लेकिन तेरी पढ़ाई में कभी अड़चन ना आने दी। इतना ही नहीं, मैंने दूसरों के घर झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने का काम किया ताकि 2 वक्त की रोटी तुझे खिला सकूं, और आज तू ही मुझे मेरे खर्चे गिनवा रहा है। कावेरी जी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली। तभी रसोई से बहू प्रियंका भी तमतमाती हुई आई और बोली, अरे अपनी औलाद के लिए सब करते हैं इतना, तुमने कौन सा अनोखा कर दिया? और खर्चे ना गिनवाए तो क्या करें? तुम्हें पता है, घर का राशन, बिजली का बिल, बच्चों की फीस और भी कई सारे खर्चे हो जाते हैं, और ऊपर से तुम भी अपने खर्च बता देती हो। तुम्हारे बेटे की कोई लॉटरी नहीं लगी है? प्रियंका गुस्से में बोली। बहू, मुझे चश्मे की ज़रूरत है, अगर उसकी डंडी ना टूटी होती तो अभी नया बनवाने को कहती भी ना। अगर नया नहीं बनवा सकते तो कम से कम उसमें दूसरी डंडी ही लगवा दो। चश्मे के बिना मुझे सही से दिख भी नहीं पा रहा, और कल से सर का दर्द भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। बेटा, मेरे बुढ़ापे पर कुछ तो तरस खाओ। कहते हुए कावेरी जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। विशाल बोला, माँ, अब ये नौटंकी बंद करो। अब की बार तुम्हारा चश्मा बनवा रहा हूँ, लेकिन फिर कभी टूटा तो मुझे दोबारा मत कहना। विशाल ने बड़ी ही बेरुखी से कहा और फिर ऑफिस के लिए चला गया। बहू भी मुंह बनाकर बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। 3-4 दिन बीत गए, लेकिन विशाल ने चश्मा लाकर नहीं दिया। कावेरी जी ने ऑफिस में विशाल को 2-3 बार फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। चौथी बार जब उसने फ़ोन उठाया तो कावेरी जी डरते डरते बोली, बेटा, आँखों में और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, तू कब लाएगा मेरा चश्मा? विशाल गुस्से में बोला, माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों बार बार फ़ोन मिलाकर मुझे परेशान कर रही हो? यहाँ मेरी मीटिंग चल रही है और तुम लगातार फ़ोन किए जा रही हो। अब की बार मुझे फ़ोन मत करना, समझी तुम? कहकर विशाल ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। कावेरी जी बेटे का जवाब सुनकर उदास हो गई। उनका सर दर्द से फटा जा रहा था, पर उनके दर्द और पीड़ा से बहू बेटे को क्या मतलब था? उन दोनों के लिए तो कावेरी जी बोझ थी। जब पति छोड़कर चले गए तो बेटे के साथ शहर आकर रहने लगी थी कावेरी जी। जब से बेटे के हाथ में सब कुछ सौंपा, तब से ही उनकी ज़िंदगी नरक बनती जा रही थी। बहू तो उनसे कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी, और कावेरी जी की भी इतनी मजाल नहीं कि बहू के आगे जुबान निकाल सके। बहू ने बेटे को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया था। जब से शहर आई थी, बेटे के घर में कावेरी जी नौकरानी बनकर रह रही थी। उनके घर की साफ सफाई, खाना बनाना, यहाँ तक कि उनके बच्चों की पोटी साफ करने जैसे काम भी कावेरी जी ही करती थी। बहू और बेटा उनका कोई भी एहसान नहीं मानते थे। विशाल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन पत्नी की बातों में आकर वह अपनी माँ को उल्टा सीधा बोलता रहता। उनके सर में अक्सर दर्द रहता था, और अब चश्मा ना लगने पर उनका सर दर्द और भी बढ़ता गया था। उन्होंने कई बार पहले भी बेटे से अपना चेकअप करवाने के लिए कहा, लेकिन कावेरी जी को बेटे से एक ही जवाब मिलता कि अभी मेरा बजट नहीं है। विशाल को अपनी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे जो चाहिए था वह तो उसे मिल ही चुका था। गांव में कावेरी जी की ज़मीन तो इतनी नहीं थी, लेकिन जो भी कुछ थी, बेटे ने उसे ज़मीन और घर के कागजात पर कावेरी जी से साइन करवा लिए और बोला, माँ, अब आप यहाँ अकेली रहकर क्या करोगी? अब तुम मेरे साथ शहर चलो, ठाट बाट से रहना। शहर वाला घर भी पिताजी ने ही दिलाया था।
वह भी तो आपका ही है। बेचारी कावेरी जी बेटे की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और घर व जमीन बेचकर बेटे के साथ शहर चली गई। कावेरी जी शहर में रह तो रही थी, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगता था। बेटे बहू से मिलने वाला प्यार, मान सम्मान और अपनेपन की कमी उन्हें हमेशा खलती रहती। बेटे बहू के दो मीठे बोल बोलने के लिए वह तरसती रहती थी। कावेरी जी वहाँ घुट घुट कर जी रही थी। बहू उनसे काम भी करवाती और फिर उन्हें ताने भी मारती। आज कावेरी जी कमरे में बैठी अपने पति दयाशंकर जी की एक एक बात को याद करके आंसू बहा रही थी। आप सही कहते थे, जीते जी पैसे अपने हाथ में रखो, क्योंकि जब तक हाथ में पैसा है तब तक सब अपने हैं, लेकिन पैसा हाथ से निकलते ही सब लात मार देते हैं। यह जीवन की सच्चाई है। मेरा तो अपना बेटा ही मुझे लात मार रहा है। एक चश्मे के लिए आज मुझे बेटे के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, पर अब करूं भी तो क्या करूं? कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है। सब कुछ तो बेटे के नाम कर दिया। यहाँ लाकर शहर वाला घर भी बेटे ने अपने ही नाम करवा लिया। यही सब सोचते हुए कावेरी जी अपनी चारपाई पर लेट गई। अब वह मजबूर थी। बेटे के आगे हाथ फैलाने के सिवा उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। अगले दिन फिर से अपने बेटे से हिम्मत करके बोली, बेटा तबीयत खराब है, कम से कम डॉक्टर के पास तो ले चल, या अब भी तेरे पास समय नहीं है? माँ, तुमने यह क्या लगा रखा है? सुबह के समय भी तुम अपने दर्द को लेकर बैठ जाती हो, शाम को आता हूँ तब भी अपने दर्द को लेकर बैठ जाती हो, ऑफिस में रहता हूँ वहाँ भी फ़ोन मिला मिला कर मुझे चैन से नहीं जीने देती हो। तुम्हारे काम से अलावा भी मुझे हजारों काम हैं। विशाल ने बड़े ही गुस्से से अपनी जेब से पर्स निकाला और 20 का नोट कावेरी जी के मुंह पर फेंकते हुए बोला, ये ले बुढ़िया, और जा यहाँ से, अपनी दवाई खुद लेकर आ। बेटे की बातें कावेरी जी के कलेजे को चीर गई। वह एक टक बेटे के चेहरे को देखती ही रह गई। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अब वह बेबस और लाचार थी। उनका सर दर्द और आंखों का दर्द भी बढ़ता जा रहा था। वह धीरे से झुकी और 20 का नोट उठाकर मुट्ठी में दबा लिया और आंसू पोंछकर मेडिकल स्टोर से अपने लिए दर्द की दवा ले आई। कुछ दिन बीते। एक दिन विशाल और उसकी पत्नी कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। कावेरी जी बोली, बेटा तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? पर मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी? आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। बुढ़िया, तुझसे पीछा छूटे इसलिए तो जा रहे हैं। कुछ दिन बाहर शांति से जीना चाहते हैं। बेटा ये तू कैसी बातें कर रहा है? मैं तेरी माँ हूँ, तेरी दुश्मन नहीं। अब तुम हम पर बोझ बन गई हो। रोज रोज आपके खर्च बढ़ते ही जा रहे हैं। बार बार तुम मेरे सामने भिखारी की तरह हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती हो, कभी चश्मे के लिए तो कभी दवा के लिए। तंग आ गया हूँ मैं तुमसे। अब पड़ी रहो कुछ दिन घर में अकेली। विशाल ऊंची आवाज में बोला। आज कावेरी जी भी हिम्मत करके बोल पड़ी, वाह बेटा, मेरे खर्च तुम्हें दिखते हैं, और जो तुम घूमने जाओगे तो क्या वहाँ पैसा नहीं लगेगा? वहाँ तो तुम पैसा पानी की तरह बहा कर आओगे। बुढ़िया, मैं इस घर का मालिक हूँ और यहाँ मेरा राज चलेगा। बेटा जब तुझे गांव का घर खेती बेचनी थी तब तो तेरा दूसरा ही रूप था। मैंने सोचा ना था तू भी ऐसे रंग बदलेगा। बहू बोली, चलो जी, वरना तुम्हारी माँ अभी रोना धोना लेकर बैठ जाएगी। जाने से पहले ही हमारा मूड खराब कर देगी। बूढ़ी माँ को अकेला छोड़कर बेटा पत्नी और बच्चों को लेकर घूमने के लिए निकल गया। अब ना तो कावेरी जी के पास चश्मा था और वह 20 रुपये की दवा भी अब खत्म हो चुकी थी। कावेरी जी दर्द से कराहती हुई अकेली पड़ी पड़ी रोती रहती। उनके जाने के 2-3 दिन बाद उनके पड़ोस से राजेश किसी काम से उनके घर आता है। वह डोर बेल बजाता है तो कावेरी जी धीरे से उठकर दरवाज़ा खोलती है। इस समय उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला वह चक्कर खाकर गिरने वाली ही थी कि एकदम से राजेश ने उन्हें संभाल लिया। राजेश घबराते हुए विशाल को फ़ोन करता है। जब वो उसकी माँ के बारे में बताता है तो विशाल यह कहकर फ़ोन काट देता है कि अब हम इतनी दूर पैसा लगाकर आए हैं तो अपना ट्रिप नहीं छोड़ सकते। हम लोग तो 15 दिन बाद ही घर लौटेंगे। विशाल का जवाब सुनकर राजेश जल्दी से कावेरी जी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और दवाई दिलाकर उन्हें घर ले आता है। थोड़ी देर बाद वह उनसे पूछता है, माँ जी आपकी ये ऐसी हालत कैसे हो गई?
कावेरी जी बोली, बेटा विशाल को तो तू जानता ही है, वह तेरा दोस्त है। उसने मेरे गांव का घर और खेती भी बेच दी और यह मकान भी मेरे से अपने नाम करवा लिया। मुझे इसमें भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि आज ना कल सब कुछ तो उसका ही होना था। लेकिन सब कुछ देने के बाद भी उसने मुझे बुढ़ापे में एक एक पैसे से तरसा दिया। मुझे बीमारी की हालत में छोड़कर पत्नी को लेकर वह घूमने चला गया। कहता है कि अब मैं उस पर बोझ हूँ। कहते कहते कावेरी जी रोने लगी। माँ जी, आप चिंता न करें, आपको तो पता है मैं पेशे से वकील हूँ। आप चाहे तो अपना घर वापस ले सकती है। यह नया कानून बना है कि बेटा यदि बूढ़े माँ बाप की देखभाल न करे और दुर्व्यवहार करे तो आप मानसिक प्रताड़ना का केस लगा सकती है और आप अपना घर अपने नाम पर वापस ले सकती है। कावेरी जी ने राजेश की कही बातों पर विचार किया। अब उन्हें समझ आ गया था कि अब उन्हें आगे क्या करना है। कावेरी जी विशाल के खिलाफ केस लगा देती है। उस बीच राजेश ने कावेरी जी का चश्मा बनवाया और उन्हें बीच बीच में डॉक्टर के पास भी ले जाता रहा। कावेरी जी ने कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। जब विशाल और उसकी पत्नी वापस घर लौटते हैं तो माँ को कमज़ोर और दुखी ना पाकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि वह तो सोच रहे थे कि जब वह लोग घर पहुंचेंगे तो माँ बिस्तर पर पड़ी अपने अंतिम सांसें गिन रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कावेरी जी बिल्कुल ठीक ठाक और एक नई ऊर्जा के साथ बेटे को कोर्ट से आए नोटिस के पेपर उसके हाथ में देते हुए बोली, यह ले बेटा, कोर्ट से तुम्हारे लिए नोटिस है कि अब तुम मेरे इस मकान को मेरे नाम कर दो, क्योंकि मैंने केस तुम पर फाइल किया है। अब तुम मेरे घर को खाली कर दो, इस घर को मेरे नाम कर दो, क्योंकि नए नियम अनुसार जो बच्चे बूढ़े माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करे, उनका खर्च वहन ना करे, तब माँ बाप अपना घर वापस ले सकते हैं। यह सब सुनकर विशाल चिल्लाते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? यह घर मैंने तुमसे अपने नाम करवा लिया था और अब कागजात में भी मेरा नाम है। कावेरी जी बोली, जैसे मैंने तेरे नाम किया था अब वैसे ही मैं अपने घर को तुझसे वापस ले रही हूँ, क्योंकि तूने अपनी सभी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊँगी? तुझे हमने खून पसीना बहाकर कामयाब बनाया है। अब तू अपनी अलग नई दुनिया बसा। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अब तुझे पता चलेगा आटे दाल का भाव। 1 सप्ताह का समय है तेरे पास। जल्द से जल्द मेरे घर को खाली कर दे। माँ, यह आप कैसे कर सकती हैं? आखिर मैं आपका बेटा हूँ, तुम मेरी माँ हो। बेटा, कब से मैं तेरी माँ हो गई? मैं तो तेरी नज़रों में बुढ़िया थी। तेरी जुबान पर तो हर समय बुढ़िया शब्द ही निकलता था मेरे लिए। तूने या तेरी पत्नी ने कभी मुझे माँ का दर्जा दिया? नहीं ना, तो फिर क्या फ़ायदा तेरी जैसी औलाद के साथ रहने से? मेरे सुख दुख में भी तू कभी मेरे साथ ना रहा। और बेटा, यह तो तेरी करनी का फल है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। तुमने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। मुझे एक एक पैसे का मोहताज बना दिया। ऐसे ऐसे दिन दिखाए जिसकी मैंने कभी कल्पना भी ना की थी। माँ जी, हम तुम्हारे बच्चे हैं, हमसे गलती हो गई। विशाल की पत्नी कावेरी जी के पैर पकड़ते हुए बोली। फिर विशाल भी कावेरी जी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। माँ, हमें घर में आसरा दे दो रहने के लिए, हम कहाँ रहेंगे? दोनों रोनी सूरत लेकर नकली आंसू बहाने लगे। कावेरी जी उनसे दूर हटते हुए बोली, बस अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। तुम्हारा असली चेहरा मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। अब जितना जल्दी हो सके मेरे घर को खाली कर दो, वरना मैं थाने में जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। फिर तुम्हें वहाँ छुटाने वाला भी कोई नहीं होगा। अपनी माँ की बातें सुनकर और कोर्ट के आदेश अनुसार विशाल और उसकी पत्नी ने चुपचाप घर खाली करके वहाँ से चले गए। कावेरी जी ने अपने घर का आगे वाला कमरा किराए पर उठा दिया, जिसमें एक महिला अपना ब्यूटी पार्लर चला रही है। घर में कोई ना कोई आता जाता रहता है, जिसकी वजह से कावेरी जी को अपने घर में कभी अकेलापन भी महसूस नहीं होता है। बाद में राजेश ने कावेरी जी की सरकार की तरफ से मिलने वाली वृद्धा पेंशन भी बनवा दी थी। आज कावेरी जी किसी की मोहताज नहीं है, क्योंकि उनका गुजारा उनकी वृद्धा पेंशन और उस कमरे के किराए से खूब आराम से हो जाता है। तो दोस्तों, कावेरी जी ने जो कदम उठाया, क्या वह सही था या गलत?
एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।